मेरे भैया जिद करके मुझे अपने पास अपने कमरे में सुला लेते थे और मेरे मना करने के बावजूद भी कमरे को अंदर से लॉक कर देते थे। लेकिन जब मैं सुबह उठती तो मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा होता था और मेरे कपड़े भी खून के दाग लगे होते थे। आखिर रात को मेरे साथ होता क्या था, यही सब पता लगाने के लिए एक रोज़ मैं सोने का नाटक करने लगी। तभी आधी रात को मैंने देखा कि भैया तो मेरे साथ। दोस्तों, मेरा नाम रीना है। हमारा छोटा सा परिवार था। मेरे पिताजी, माँ और मेरे बड़े भैया और मैं, हम 4 लोग ही रहते थे। मैं जब बिल्कुल छोटी थी, तभी मुझे लंदन पढ़ने के लिए मेरे पापा ने भेज दिया था। दरअसल मेरे पापा चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूँ। शायद इसी वजह से उन्होंने मुझे लंदन भेज दिया और मैं वहीं पर पढ़ाई करती रही। मेरा गाँव आने का काफ़ी मन करता था, लेकिन पिताजी मुझे आने ही नहीं देते थे। वह बोलते थे कि यहाँ आएगी और बेवजह तुम अपनी पढ़ाई में डिस्टर्ब होगी। इसी वजह से तू वहीं पर रह और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर। जिस दिन तू डॉक्टर बन जाए, उस दिन तू अपने यहाँ पर आ जाना। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं था और वैसे भी रोज़-रोज़ इतनी दूर आना-जाना कैसे हो सकता है? यह सब सोचकर पिताजी मुझे वहाँ आने ही नहीं देते थे। अब ऐसे ही करके उम्र बीत गई। अब मैं पूरी 24 साल की हो चुकी थी। तभी मैंने पापा से कहा कि जब मैं बिल्कुल छोटी थी, तभी आपने मुझे लंदन भेज दिया था। उसके बाद से मुझे आज तक अपने गाँव का मुँह नहीं दिखाया। मुझे तो यह भी पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर हमारे गाँव में क्या कुछ बदलाव हो गया है। क्या मेरा मन नहीं करता आप लोगों से मिलने का या हमारे गाँव में घूमने का, मेरी सहेलियों से मिलने का? मुझे इतना भी परेशान मत कीजिए। तभी पिताजी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कुछ दिन के लिए लंदन से यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर रहकर चली जाना। तभी माँ कहने लगी कि कुछ ही दिनों की तो बात है, कुछ दिनों में तेरे एग्ज़ाम भी हो जाएँगे, उसके बाद से तो तू बिल्कुल फ्री है और तुझे उसके बाद लंदन में कोई काम नहीं रहेगा, तो तू हमेशा के लिए यहाँ पर आ जाएगी। इसीलिए तू एक काम कर कि कुछ दिनों बाद ही आ जाना। मुझे माँ की बात में दम लगा, इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ दिन और मैं यहाँ पर रुक जाती हूँ, फिर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँगी। खैर ऐसे ही दिन निकलते गए। मैंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर ली और एग्ज़ाम देकर गाँव के लिए निकल गई। गाँव में जाकर मैंने देखा कि पूरे गाँव का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। जहाँ पर जो चीज़ मैंने बचपन में देखी थी, वह बिल्कुल बदल गई थी। माँ-पिताजी की भी काफ़ी उम्र हो चली थी। बड़े भैया भी काफ़ी बड़े हो चुके थे। लेकिन एक बात जब मुझे पता चली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। मुझे यह बात पता चली कि मेरे बड़े भैया की तो शादी भी हो गई है। इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ। मैं अंदर से पूरी टूट गई। मैं रोने लगी और अपने कमरे में जाकर सो गई। मैंने 2 दिनों तक अपने घरवालों से बात भी नहीं की। ना मैं अपनी भाभी के साथ कुछ बोलती थी और ना ही बड़े भैया के साथ। मेरे मन में इतना सारा गुस्सा था कि मानो मैं सबके ऊपर निकाल दूँ, लेकिन मेरे ऐसे संस्कार नहीं थे कि मैं बड़ों के सामने कुछ ऐसा बोलूँ। तभी एक रोज़ पिताजी मेरे कमरे में आए और बोले कि बेटा, तू इतनी दूर से रोज़ कहाँ-कहाँ आती, इसलिए तुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा और वैसे भी ज़्यादा टाइम तो हुआ ही नहीं है, सिर्फ़ 2 महीने हुए हैं तुम्हारे भैया की शादी में। तभी मैंने पिताजी से कहा कि सिर्फ़ 2 महीने की ही तो बात थी, 2 महीने बाद तो मैं आने ही वाली थी, तभी कर लेते शादी। और मेरे तो सिर्फ़ एक ही भाई है और अपने भाई की शादी को लेकर मेरे मन में कितने ज़्यादा चाव थे, अरमान थे। मेरे मन में क्या कुछ था कि मैं अपने बड़े भैया की शादी में ये सब करूँगी, लेकिन मुझे तो उन सब के लिए करने का अवसर ही नहीं दिया गया। मुझे तो किसी ने बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। मेरे सारे अरमान पानी में मिल गए। तभी पिताजी कहने लगे कि बेटी कोई बात नहीं, हम लोगों को इस गलती के लिए माफ़ कर दें। खैर धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय निकलता गया, मैं इस दर्द को भूलती गई और भैया-भाभी के साथ घुल-मिल गई। मेरी भाभी देखने में इतनी ज़्यादा सुंदर थी, मानो कोई परी उतर कर आई हो। आज तक तो सिर्फ़ मुझे ये वहम था कि इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा खूबसूरत कोई है ही नहीं। लेकिन जब से मैंने अपनी भाभी को देखा था, तो मुझे लगा कि उनसे ज़्यादा सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकती। फिर मेरी और मेरी भाभी की इतनी ज़्यादा बनने लगी कि मैं मेरी भाभी की ननद कम और सहेली ज़्यादा बन गई थी। हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं, चारों तरफ से रौनक थी। लेकिन हमारे घर में खुशियों को नज़र तब लग गई, जब एक बुरी घटना हमारे साथ हो गई। एक रोज़ मेरी भाभी कहने लगी
कि मैं अपने मायके मिलाती हूँ। तभी भैया कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, साथ में मैं भी तुम्हारे माँ पापा से मिल आऊँगा। तभी पिताजी कहने लगे कि हमारे दुकानों में काफ़ी काम आया हुआ है, इसलिए तुम कुछ दिनों के बाद जब बहू को लेने जाए तब मिलकर आ जाना, इसलिए बहू को अकेले ही चले जाने दो। दरअसल मेरे पिताजी गांव के सरपंच थे और हमारे ज़मीन जायदाद भी काफ़ी था और बड़ी-बड़ी दुकानें भी चलती थीं, जिसका काम मेरे बड़े भैया और पापा ही सँभालते थे। इस वजह से पापा ने कहा कि कुछ काम का लोड ज़्यादा है, इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी मत लें। इसलिए भैया ने कहा ठीक है, मैं दुकान पर चला जाता हूँ और बाद में कभी मिल लूँगा। और भाभी को ड्राइवर के साथ उनके घर भेज दिया गया। लेकिन हमें क्या पता था कि मेरी और भाभी की यह आखिरी मुलाकात होगी। जब कुछ देर बाद हमारे घर पर फ़ोन आया तो मानो हमारे घर का तो पूरा ही हुलिया बिगड़ चुका था। सबके रोंगटे खड़े हो गए, सबके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई जब यह पता चला कि भाभी का एक्सीडेंट हो गया है और वह इस दुनिया में नहीं है। चारों ओर मातम छा गया था। हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब क्या हो गया। लेकिन खैर, होने को कौन टाल सकता था। जो होना था सो हो गया था। अब भगवान को जो मंजूर था वो वही करेंगे। इसलिए हमारी भाभी का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन मैं अपनी सहेली जैसी भाभी को खोकर बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। मुझे आज तक विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी भाभी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा तो मुझे भैया पर दया आ रही थी, क्योंकि उन्होंने तो अपने जीवन साथी को ही खो दिया था। एक इंसान से इतना ज़्यादा प्यार करने वाला जब दूर हो जाता है तो उस पर क्या बीतती है, इससे बुरा क्या हो सकता है। लेकिन जैसे तैसे हम लोगों ने भैया को संभाला और धीरे धीरे इस गांव को भी भरने में समय नहीं लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन जब से भाभी गई थी उसके बाद से मेरे साथ भी कुछ अजीबो-गरीब घटनाएँ हो रही थीं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। दरअसल मेरी भाभी के जाने के बाद भैया रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि मुझे अकेले सोने में बहुत डर लगता है, मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ, इसलिए क्यों ना रीना मेरे पास ही सो जाए। तभी पिताजी और माँ कहने लगे कि इसके साथ सो जा, तुम्हारा बड़ा भाई है, साथ में इसके साथ तू बातें भी करेगी, तब तो शायद इसका भी मन हल्का हो जाएगा और इस सदमे से बहुत जल्दी बाहर निकल आएगा। मैंने अपने घरवालों की बात मान ली और भैया के साथ रोज़ाना सोने लगी। मैं भैया से कहती कि आप कमरे की कुंडी मत लगाओ, भला हमें कौन-सा खतरा है। तभी भैया जानबूझकर कमरे की कुंडी लगा देते, लेकिन इन सब बातों को मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन जब यह सब मेरे साथ होने लगा, तब मुझे समझ नहीं आया कि आखिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। दरअसल जब मैं सवेरे उठती, तो मानो मेरा पूरा शरीर दर्द के मारे टूट रहा होता था। मेरे पूरे कपड़े भी उथल-पुथल हुए होते थे और मेरे कपड़ों पर खून के दाग भी लगे होते थे और जब मैं उठकर चलती थी तो मानो इतनी कमज़ोरी महसूस करती थी, मानो मेरे साथ पूरी रात किसी ने ज़बरदस्ती की हो। लेकिन अब यह किस्सा रोज़ाना होना शुरू हो गया था। मैं यह बात किससे कह सकती थी? अगर मैं यह बात माँ-पिताजी से कहती तो बड़ी शर्म की बात थी और मैं भैया को भी नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि मुझे मेरे भैया पर हद से ज़्यादा भरोसा था। लेकिन जो घटना मेरे साथ हो रही थी उसने मुझे अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया था। मैं किसी के साथ यह बात शेयर भी नहीं कर सकती थी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? खैर ऐसे ही दिन निकलते गए। अब तो यह किस्सा रोज़ाना का शुरू हो गया था। एक रोज़ जब हम सब लोग खाना खाकर अपने-अपने कमरे में सोने जा रहे थे, तो मैं बैठक में ही बैठ गई और अपना लैपटॉप चलाने लगी। तभी भैया कहने लगे कि मुझे बड़ा डर लग रहा है, इसलिए तू मेरे पास आकर सो जा। तो माँ ने कहा कि हाँ, तुम्हारे भैया के पास चली जा। लेकिन मुझे तो वह रोज़ की घटना अंदर से खाए जा रही थी। मुझे डर था कि हमेशा की तरह आज रात में फिर मेरे साथ वही सब होगा। इसी डर के मारे मैं अब तो भैया से बिल्कुल दूर रहने लगी थी। मुझे भैया से अजीब-सी घिन आती थी। उनकी बातों से, उनके व्यवहार से मैं बिल्कुल तंग आ चुकी थी। अब तो मेरे भैया के साथ बोलने का भी मन नहीं करता था। तो उनके साथ सोना तो दूर, मैं कैसे सो सकती थी? मैंने जैसे-तैसे बहाना बनाया और कहा कि आज रात मुझे थोड़ा काम है, मुझे ज़रूरी ईमेल सेंड करनी है, इसलिए मुझे पूरी रात काम करने में लग जाएगा। इसलिए भैया आप सो जाओ, मैं यहीं बैठक में बैठी हूँ। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझे बता देना भैया। बड़ी ही गुस्से की नज़रों से मेरी तरफ देखते रहे, मानो उन्हें बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचा हो। लेकिन अब मुझे भैया की चाल भी समझ में आ चुकी थी, इसलिए मैं भैया के साथ सोने के लिए नहीं गई और वहीं बैठक में अपना झूठा लैपटॉप खोले बैठी रही और जब नींद आने लगी तो वहीं बैठक में ही सो गई। जब आधी रात हुई तो भैया मेरे पास आए और एकदम से मेरे पास आकर बैठ गए। मैं गहरी नींद में थी, एकदम मेरी आँख खुली तो भैया को पास बैठे पाया तो बिल्कुल डर सी गई और घबरा कर वहाँ से उठ खड़ी हुई। तभी भैया कहने लगे कि तुमने बहाना बनाया था ना कि मेरे पास तुझे सोना ना पड़े। तू तो बोल रही थी कि तुम पूरी रात काम करने वाली है,
लेकिन मैं तुझे अपने कमरे से देख रहा था, तू तो बड़ी जल्दी ही सो गई थी और ये झूठा लैपटॉप अपने आगे खोलकर बैठ गई। तूने इतना बहाना क्यों बनाया? तभी मैंने भैया से कहा, कुछ नहीं भैया, वह तो ऐसे ही आंख लग गई, थोड़ी थकावट की वजह से, वरना मैं काम ही करने वाली थी। तभी भैया कहने लगे कि अब तो तुम्हारा काम भी शायद हो चुका होगा, चल मेरे साथ कमरे में और सो जाओ वहां पर। अब मेरे पास कोई बहाना नहीं था, इसलिए मुझे मजबूरन भैया के साथ उनके कमरे में जाना पड़ा। कमरे में जाते ही भैया ने कुंडी लगा दी और सो गए। थोड़ी देर बाद मुझे भी नींद आ गई। जब सवेरे उठकर देखा तो वही सब मेरे साथ हुआ था जो हर रोज होता था। मेरा बदन पूरी तरह से दर्द के मारे जा रहा था। मेरे पूरे शरीर पर खून के दाग थे। अब तो मैं बिल्कुल श्योर थी कि इस कमरे में ज़रूर कुछ ना कुछ होता है, लेकिन क्या होता है, इस चीज़ की मुझे ज़रा भी भनक नहीं थी। तभी मुझे ख़्याल आया कि भैया हर रोज़ सोने से पहले मुझे जूस का गिलास देते हैं और मैं बेवकूफ़ जूस का गिलास भी पी लेती हूँ। जूस का गिलास पीने के बाद मुझे नींद आ जाती है। हो सकता है जूस के गिलास में कुछ हो, तभी मैंने प्लान बनाया कि ज़रूर इस जूस के गिलास में ही कुछ है। आज मैं यह जूस नहीं पीऊँगी। तभी शाम का समय हुआ और भैया जूस का गिलास लेकर मेरे कमरे में आए और कहने लगे, "रीना, यह जूस पी ले और उसके बाद हम लोग सो जाएँगे।" तभी मैंने भैया से कहा, "ठीक है, मैं पी लेती हूँ।" जैसे ही मैंने जूस का गिलास हाथ में लिया, तभी मैंने खाँसने का नाटक किया और भैया से कहा, "जल्दी से मुझे पानी ला दो। मेरे गले में पता नहीं क्या अटक गया है।" भैया किचन से पानी लाने गए, तभी मैंने वह जूस का गिलास पौधों में डाल दिया, जो हमारे कमरे के साइड में लगे हुए थे, और गिलास वहीं पर रख दिया। भैया जब पानी लेकर आए, तो पूछने लगे, "तुमने जूस भी पी लिया?" तभी मैंने कहा, "हाँ, मेरी खाँसी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो मैंने जूस का गिलास ही पी लिया। अब काफ़ी राहत है।" तभी भैया कहने लगे, "ठीक है।" और मैं सोने का नाटक करने लगी। जब आधी रात हुई तो मुझे महसूस हुआ कि भैया अपने बिस्तर से खड़े हो गए हैं। मैंने अपनी थोड़ी सी आंख खोली और सब कुछ देखने लगी। भैया ने कमरे की लाइट जलाई और अपनी अलमारी से एक शीशी निकाली, जिसमें पता नहीं क्या था। उन्होंने उस शीशी से कुछ निकाल कर मेरे कपड़ों पर छिड़का और उसके बाद से मेरे सारे कपड़े उतर पुतर कर दिए और वापस से सो गए। अब यह राज क्या था, मुझे समझ में नहीं आया और मुझसे रहा नहीं गया। मैं झट से बिस्तर से खड़ी हो गई और भैया से कहने लगी, "यह सब क्या है? यह सब हो क्या रहा है?" मुझे अचानक वहाँ जगा हुआ देखकर भैया घबरा गए और कहने लगे, "कुछ भी तो नहीं है।" तभी मैंने भैया से कहा, "अगर मुझे सच-सच नहीं बताओगे तो मैं चिल्लाकर सब घरवालों को जगा दूँगी।" तभी भैया ने मेरे मुँह पर हाथ रखा और मुझे बिठाते हुए मेरे पास बैठे और भैया मेरे पास बैठकर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगे। भैया को रोता देख मुझे उन पर तरस आ गया और मैंने उन्हें उठाया और अपने गले से लगा लिया और मैंने भैया से कहा कि आपको क्या परेशानी है? आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप मेरे साथ ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? तो भैया ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगे कि रीना, मैं तुम्हारा भला ही चाहता हूँ। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। तभी वह कहने लगे कि जब तुम लंदन से पढ़ाई करके वापस आई थी, तो मैंने तुम्हें एक लड़के के साथ बातें करते हुए सुना था। तभी मैंने भैया से कहा, हाँ, मैं उस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और उसी से शादी भी करूँगी। तभी भैया कहने लगे कि यह सब बात तो मैंने सुन ली थी, इसी वजह से तो मैं तुम्हारे साथ ये सब कर रहा था। तभी मैंने भैया की बातों को काटते हुए कहा कि आप ऐसे कैसे गोल मोल मटोल बातें बनाते जा रहे हैं? जो भी बातें हैं मुझे सीधी-सीधी बताइए। तभी भैया कहने लगे कि जब मुझे पता चला कि तुम उस लड़के से प्यार करती हो, तो मैंने तुम्हारी सेफ्टी के लिए ये सब करना शुरू कर दिया। दरअसल मैंने और तुम्हारी भाभी ने लव मैरिज की थी, लेकिन हमारे गाँव में यह सब बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। और जब पिताजी को यह बात पता चली कि मैंने तुम्हारी भाभी के साथ लव मैरिज की है, तो पूरे गाँव को भी पता चल गई और गाँव वाले पिताजी पर थू-थू करने लगे। अब पिताजी को हम लोगों से प्यार से ज़्यादा, अपने बच्चों की खुशी से ज़्यादा अपनी इज्जत प्यारी लगी और पिताजी ने तुम्हारी भाभी का जानबूझकर एक्सीडेंट करवा दिया और उसे मरवा दिया। और यह सब तुम्हारे साथ हो, यह मैं नहीं चाहता था। इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम्हें सीधे मुँह से बताऊँगा तो तुम मेरी बात को विश्वास नहीं करोगी, क्योंकि तुम तो अपने पिताजी से बहुत प्यार करती हो। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दूँगा, जिस वजह से तुम यह घर छोड़कर वापस लंदन चली जाओगी और उस लड़के से शादी कर लोगी। और जब तुम वहाँ पर सेटल हो जाओगी, तो पिताजी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएँगे। और अगर तुम इस गाँव में ही रही, तो पिताजी की चपेट में तुम ज़रूर आ जाओगी और जो हम लोगों के साथ हुआ, वही तुम्हारे साथ होगा। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ यह सब करता था। लेकिन रीना, मेरा कोई इरादा गलत नहीं था। तभी मैंने भैया से कहा कि वह बदन टूटना वह सब क्या था? तभी भैया कहने लगे कि मैं तुम्हें नींद की दवा देता था, ताकि मैं ये सब हरकतें करूँ।
तो तुम्हें जाग ना आ जाए। इसलिए नींद की दवाई की वजह से तुम कमज़ोर हो गई थी, जिस वजह से तुम्हें चक्कर भी आते थे और तुम्हारा बदन भी टूटता था। और एक शीशी में भरा हुआ लाल रंग मैं तुम्हारे कपड़ों पर लगाता था, ताकि तुम्हें अजीबो-गरीब ख़्याल आए और तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। तभी मैंने भैया से कहा कि आपने पिताजी के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? तभी भैया कहने लगे कि मेरा कहाँ पावर है, पिताजी के पास कितनी ज़मीन, कितने पैसे, ऊपर से वह गाँव के सरपंच हैं और ऊपर से पूरे गाँव वाले उन्हें हित में ही हैं। मैं भला क्या करता? बस मैं तुम्हारी भाभी को हर रोज़ याद करके रो लेता हूँ। इसके अलावा मेरे पास क्या है? तभी मैंने भैया का हाथ पकड़ा और कहा कि मैं आपको इंसाफ़ ज़रूर दिलवा दूँगी। तभी भैया ने मुझे रोका, लेकिन मैंने उनकी एक ना मानी और सब लोगों को इकट्ठा कर लिया। मैंने पिताजी से कह डाला, आपकी करतूतों का हमें पता चल गया है। आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई? आपको अपने बेटे की खुशी दिखाई नहीं दी और आपने एक औरत की जान ले ली। भला अपने बच्चों की खुशी से ज़्यादा इज़्ज़त कब से प्यारी हो गई? अब पिताजी को अपनी गलती का एहसास तो हो चुका था, तभी उन्होंने अपनी गर्दन झुका ली। उसके बाद से पिताजी ने अपनी गलती का पश्चाताप किया और हम लोगों ने भैया की दूसरी शादी कर दी। भैया की शादी को लेकर खुश तो नहीं थे, लेकिन धीरे-धीरे हम लोगों ने उन्हें समझाया। उसके बाद से भैया ने अपनी दूसरी पत्नी को ही पहली पत्नी मानकर खुशी-खुशी रहने लगे और अब उस गाँव से यह रिवाज बिल्कुल हट गए कि जब भी कोई लव मैरिज करेगा, तो उसे बेइज़्ज़त माना जाएगा। अब तो हर लड़की अपनी पसंद से शादी कर सकते थे। पूरे गाँव से यह सोच हम लोगों ने मिटा दी थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली इसी तरह सच्ची अच्छी कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद